हमारे साथ अब बिग मार्केट वॉइसेस में आज जुड़े हैं पाइपर सरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल। अभय जी, गुड मॉर्निंग। अभय जी, मैं मार्केट पर आपसे बात करूंगा, लेकिन ये सवाल पूछना बनता है आपसे, रिलायंस में ऐसा क्या हो गया पिछले 3 दिन में जो हमने इतना बड़ा मूव देखा, और क्या ये मार्केट के लिए अब लीडरशिप प्रोवाइड करेगा? गुड आफ्टरनून अनुज। देखिए, रिलायंस में अच्छा मूव है और आई थिंक वो इसलिए है क्योंकि एक थोड़ा फेयर वैल्यू के नीचे चला गया था ये स्टॉक, और वो इसलिए चला गया था क्योंकि डिफरेंट बिजनेसेस हैं और एनालिस्ट का एक्सपेक्टेशन था कि रिजल्ट्स की वेट करें तो देखें O2C बिजनेस, टेलीकॉम बिजनेस, रिटेल बिजनेस अलग अलग कैसे चल रहे हैं और क्या कमेंट्री है और क्या गाइडेंस है। तो आई थिंक जो इसमें एक पोस्ट रिजल्ट कैचअप रैली थी, क्योंकि इसने इतना मार्केट के साथ परफॉर्म नहीं किया था, तो आई थिंक ये अच्छी एक कैचअप रैली है। आई थिंक एक्सपेक्टेशंस हैं कि अब जो रिटेल बिजनेस है और जो उन्होंने रिस्ट्रक्चरिंग करी है, प्लस जो टेलीकॉम बिजनेस है, आरपू इंप्रूव हुआ, वो भी सपोर्ट करेगा। तो आई थिंक अब एक जो शॉर्ट टर्म में इसमें मूव होना था, मुझे लगता है हो गया है। पर मुझे कोई वरी नहीं है स्टॉक में। मुझे लगता है कि जो भी इसको लेके रखेगा, मेरी बाय रिकमेंडेशन नहीं है, पर मेरा ये मानना है कि जो जैसे रिजल्ट्स आए हैं और जिस तरह से मैक्रो एनवायरनमेंट इंडिया में बन रहा है, स्पेशली कंजम्पशन का जो कमबैक हम देख रहे हैं डोमेस्टिक कंजम्पशन में, तो मुझे लगता है कि रिलायंस में एक बड़ा सॉलिड एक बेस बना है और अब यहाँ से ये स्टॉक डेफिनेटली परफॉर्म करेगा ओवर नेक्स्ट 12 मंथ्स। मीनवाइल मार्केट में एक और एक्सपायरी रिलेटेड मूव आया। 3 PM मूव कई बार आता है ये, लेकिन अगेन 24,400 पर ही आकर अटक रहा है। फिर देखिए हाई 24,396, सुबह भी यही हाई था, एग्जैक्ट यही हाई था, एग्जैक्ट सेम हाई 24,396, वहाँ पर आकर रुके हम। लेकिन अबे जी, एक बात तो माननी होगी कि हम इस पूरे टैरिफ वाले मामले में सबसे कम गिरे, और उसके बाद हमने सबसे अच्छी रेजिलेंस दिखाई और चले भी। शायद कुछ हद तक क्योंकि हम पहले ही सबसे ज़्यादा गिर चुके थे, ये भी एक फैक्टर रहा हो। लेकिन आपने कैसे देखा है पिछले 2 महीने की इस मार्केट की रिकवरी को? अनुज, आपका कहना सही है। कुछ तो आई थिंक हम ओवर करेक्ट हो गए थे, स्पेशली पोस्ट ट्रम्प इलेक्शन के बाद डॉलर में जो मूव आया, एफपीआई के जो हमने सेलिंग देखी 1 लाख करोड़ के ऊपर की, बहुत शार्प सेलिंग थी और बहुत शॉर्ट टर्म सेलिंग थी, तो उसकी वजह से हम काफी इम्पैक्ट ले चुके थे। पर एक बहुत अच्छा लगा ये देख के कि हम एक नाउ वी आर एट अ पॉइंट कि हम एक बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट हैं पोस्ट टैरिफ। तो ये दिखाता है कि कैसे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे वापस एक बड़ा सॉलिड लॉन्ग टर्म पॉजिटिव व्यू बना है इंडिया की तरफ। और जितनी मेरी बात हो पाती है उनके साथ सब यही पूछ रहे हैं कि अभी आइडियाज क्या हैं, कहाँ इन्वेस्ट करें 2-3 साल के व्यू से। तो शॉर्ट टर्म पैसा नहीं है, ये भी एक अच्छी बात है। और एज एन अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया को। तो मुझे लगता है ये फॉरेन कैपिटल आएगी और साथ में डोमेस्टिक फ्लोज भी स्ट्रांग रहेंगे। तो मुझे लगता है कि जिसने भी करेक्शन का फायदा उठाया जनवरी फरवरी में, उसके पोर्टफोलियो के रिटर्न आउट परफॉर्म करेंगे मार्केट को। और ये जो फ्लोज का इम्पैक्ट हम देखेंगे अगले 3-4 महीने तक। तो जिस हिसाब से पैसे वापस गए थे एफपीआई के, मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सेम ट्रैजेक्टरी से अगले 2-3 महीने में वापस भी आएंगे अनुज। भाई जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। तो आपने जवाब क्या दिया उनको जिन्होंने आपसे पूछा कि क्या खरीदना चाहिए इस डायरेक्शन में? क्या जवाब दिया आपने? वीरेंद्र, आप बड़ी ध्यान से बात सुनते हैं सारी। जी तभी देखिए, तो अगला हमारा प्रश्न जो बनाना मॉडल होता है ना? जी वीरेंद्र, हमारा मॉडल पोर्टफोलियो जो हमने रीबैलेंस किया है अभी अप्रैल में, तो उसमें हमने काफी समय के बाद बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज और एनबीएफसीज भी ऐड करी है, क्योंकि मुझे लगता है कि अब एक हम बॉटम ऑफ द साइकिल हैं एज फार एज लेंडिंग टू अनसिक्योर्ड इज कंसर्न। अनसिक्योर्ड सेक्टर थोड़ा कॉन्ट्रा व्यू है। और वो उसका लॉजिक ये है कि आपने देखा होगा, जिस बैंक से आप बात करेंगे पिछले इस क्वार्टर के रिजल्ट्स और 1-2 महीने में, सबका कहना यही है कि हम अपनी अनसिक्योर्ड बुक को कम करके सिक्योर्ड लेंडिंग पे जा रहे हैं, क्योंकि अनसिक्योर्ड में काफी रिस्क है। और जब एक पूरा इतना बड़ा सेगमेंट से लोग एग्जिट कर देते हैं, बैंक्स और एनबीएफसीज, तो उस सेगमेंट में ऑटोमेटिकली एक बॉटम बनता है, पर एक कॉन्ट्रा कॉल लेना पड़ता है। और हमारा ये व्यू है कि जो छोटे बैंक्स हैं और
मॉडल पोर्टफोलियो में है तो मैं नाम ले सकता हूँ, बाय रिकमेंडेशंस नहीं है, पर जैसे बंधन है, जना है, जीवन है, और कुछ एनबीएफसीज हैं, ये मुझे लगता है कि एक वापस आएंगी, क्योंकि बैंक्स जो जिनसे हमने बात करी, लेंडर्स हैं, वो सब वापस माइक्रो फाइनेंस कंपनीज को लेंड करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। और जो प्रोविजन भी लिए थे, ओवर प्रोविजनिंग थी, थोड़े राइट बैक्स होंगे उसके, क्रेडिट इन्वायरमेंट अच्छा है, आरबीआई का पूरा सपोर्ट है लिक्विडिटी का और माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग का, और उसके साथ जो गवर्नमेंट की एक क्रेडिट गारंटी स्कीम थी, उसके अंडर ऑलरेडी लेंडर्स को पैसा मिलना शुरू हो गया है। तो उस इसलिए मुझे लगता है कि ये एक साइक्लिकल बॉटम बना है अनसिक्योर्ड लेंडिंग में, और अगर कोई कॉन्ट्रा व्यू ले इसका 3 से 6 महीने तक का, तो मुझे लगता है कि इसमें एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो एक ये सेक्टर ओवरवेट है, और दूसरा एक हमारा जो सेक्टर ओवरवेट है वो ईएमएस का है, जो कंपनीज हैं जैसे डिक्सन, एम्बर, केन्स, सिरमा, मुझे लगता है ये एक 5 से 10 साल की स्टोरी है जो चलती रहेगी। और फिर अपॉर्चुनिस्टिक प्लेस भी है, इंश्योरेंस में हमने देखा आज तेजी है, आई थिंक एक पॉजिटिव व्यू वापस इंश्योरेंस पे बन रहा है। सो ये हमारे ओवरवेट सेक्टर्स हैं वीरेंद्र। ओके, अभय जी गुड आफ्टरनून, श्रेया बात कर रही हूँ। आपने बैंक्स बोला, इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, साथ ही इंश्योरेंस कंपनीज अभी फिलहाल आपको एज ए स्पेस पसंद आ रही है, लेकिन थोड़ा डिटेल में मैं आपसे जानना चाहूँगी, इतनी अर्निंग्स अभी तक जितनी अर्निंग्स आई हैं आपने देखा, ये कैसी तस्वीर बयां कर रही हैं? कोई और ऐसे सेक्टर्स, स्पेस जहाँ पे आपको दमखम नज़र आ रहा हो, पोटेंशियल दिख रहा हो? ये देखिए, आईटी से जैसी उम्मीद थी, अर्निंग्स बिलो पार हैं, मुझे नहीं लगता कि अगले 3-4 क्वार्टर कोई इम्प्रूवमेंट दिखेगा अर्निंग्स में या कमेंट्री में। दूसरा, एफएमसीजी कंपनीज में भी हमने देखा काफी वीकनेस है, एज एन वीकनेस, पॉजिटिव ग्रोथ है, पर ग्रोथ इतना ज्यादा नहीं है कि इन्वेस्टर्स को बहुत अट्रैक्टिव लगे। और जो ऑटोमोबाइल कंपनीज के भी रिजल्ट्स आए हैं, बाई एंड फार, एक दो एक्सेप्शंस को छोड़ दें, तो वो भी ऑन द वीक साइड हैं। तो ये 3 सेगमेंट्स में कहूंगा कि अभी थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, शायद 3 महीने में अगर कंजम्पशन पिकअप होती है तो इनको फायदा मिलेगा। पर दूसरी तरफ अगर मैं देखूं जो पॉजिटिव हैं, तो जो बैंक्स के आए, आपने देखा आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक है, काफी अच्छे रिजल्ट्स थे, पॉजिटिव थे, और कमेंट्री भी पॉजिटिव थी। तो एक बड़ा सेगमेंट है हमारे इंडेक्स का जो अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है तो डेफिनेटली पॉजिटिव रिटर्न्स जनरेट करेगा, इवन एट इंडेक्स लेवल और बैंक निफ्टी में। दूसरा जो मैं वेट कर रहा हूँ वो अब है ईएमएस प्लेयर्स के रिजल्ट्स का, और उसके साथ साथ जो केमिकल कंपनीज हैं और जो फार्मा कंपनीज हैं उनके रिजल्ट्स का, क्योंकि मुझे लगता है एक फार्मा में एक वापस एक थोड़ा पॉजिटिव सरप्राइज होंगे, बहुत बड़े नहीं, पर मे बी 4-5% के भी पॉजिटिव सरप्राइज हो सकते हैं, और दूसरी तरफ कमेंट्री पॉजिटिव होगी। तो मुझे लगता है कि ये जो सेगमेंट्स हैं, केमिकल, फार्मा, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, इन सब पे नजर रहेगी कि ये कितना आउट परफॉर्म करते हैं मार्केट की एक्सपेक्टेशन को। ओके, चलिए, तो ये बिल्कुल इन सब पर नज़र रहेगी। 2-3 स्पेसेस जहां हमने वापस एक्टिविटी देखी है, उनमें सीडीएमओ स्पेस या बाकी स्पेसेस तो हैं ही, उसके अलावा बाकी हॉस्पिटल स्टॉक्स वगैरह, हेल्थ केयर में आपकी टॉप पिक्स क्या होंगी? अनुज, हमारा जो कोर होल्डिंग है अपोलो हॉस्पिटल में पिछले 10-12 साल से है वो पोर्टफोलियो में, तो वो एक मुझे लगता है अपोलो हॉस्पिटल लार्ज कैप स्टॉक है, अपनी मर्जी से चलता है धीरे धीरे, पर रिटर्न अच्छी देता है। और वो इसलिए क्योंकि एक पूरा इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम का एक प्रॉक्सी है वो। हॉस्पिटल्स हैं उसमें 10,000 बेड से ज़्यादा उनकी, सबसे बड़े प्लेयर हैं। दूसरी तरफ फार्मेसी है खुद की, डायग्नोस्टिक्स भी है खुद का, टेली कंसल्टेशन भी है। तो देखें तो पूरा एक सारे सेक्टर्स को वो कवर कर लेता है एक वन स्टॉक। दूसरी तरफ हेल्थ केयर में जाए तो एक डोमेस्टिक सीडीएमओ मैन्युफैक्चर है, जैसे विंडलास है, एकम्स है, इनोवा कैप्टिव है, ये सारी कंपनीज हैं जो डोमेस्टिक सीडीएमओ का काम कर रहे हैं, और उसमें भी काफी गवर्नमेंट का सपोर्ट है कि इनको बड़ा बनाया जाए, क्योंकि स्पूरियस ड्रग्स की जो प्रॉब्लम है छोटी फैक्ट्री से, उसको कम किया जाए। और तीसरा, जैसे आपने कहा, सीडीएमओ एक बहुत बड़ा स्पेस है, और इसमें काफी इन्वेस्टमेंट हुआ पिछले 5 साल में दिवीज जैसी कंपनीज का, जिसका अब उन्हें पूरा फायदा मिल रहा है, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट हो गया है सीडीएमओ का इंडिया में। तो मुझे लगता है कि ये एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है, ईएमएस की तरह सीडीएमओ की भी। और लास्ट जो है वो तो एवरग्रीन है, वो जेनेरिक एक्सपोर्ट्स ऑफ फार्मा जेनेरिक्स फ्रॉम इंडिया। तो सारी हमारी जो बड़ी कंपनीज हैं, आप किसी को भी देख लीजिए, सबने बहुत मेहनत करी है पिछले 5 साल में अपनी पाइपलाइन बनाने में, अपना यूएस एफडीए कंप्लायंस इंप्रूव करने में, और एक बहुत पॉजिटिव
डिमांड इन्वायरमेंट है यूएस में इस समय, वो जानते हैं चाइना को पूरा रिप्लेस नहीं कर सकते, पर जितना कर सकते हैं उतना इंडिया में वो क्लियरली बिजनेस आ रहा है, प्राइसिंग पावर भी है। चाइना में जो एपीआई के प्राइसेस हमने देखे अभी बढ़ते हुए पिछले एक महीने में, तो आई थिंक एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इन्वायरमेंट है जेनरिक एक्सपोर्टर्स के लिए। तो फार्मा और हेल्थ केयर में तो अनुज मैं कहूँगा कि आप इसमें गलत जा ही नहीं सकते हैं, आप कुछ भी ले लें, शायद कुछ कम ज़्यादा रिटर्न बने, पर रिटर्न डेफिनेटली बनेगी। अच्छा, जब आपने फार्मा की बात करी तो थोड़ा सा ध्यान आपका ले जाते हैं इंश्योरेंस स्पेस की तरफ। बाजार बड़े कन्विक्शन के साथ इस बार जो नॉन लैंडिंग स्पेसेस में एएमसीज को, क्योंकि एचडीएफसी एएमसी के नंबर बहुत अच्छे रहे, इंश्योरेंस कंपनियों को बहुत अच्छी तरीके से चेस कर रहा है। आपका टेक इन दो बास्केट में नॉन लैंडिंग में? देखिए, ये इंश्योरेंस एक हमारा काफ़ी बड़ा बेट है। हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में तीनों स्टॉक्स हैं, एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई प्रू, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। मुझे लगता है कि इंडिया इतना अंडर पेनिट्रेटेड है इंश्योरेंस में कि अब ये सिर्फ एक तरफ बढ़ सकता है, एक ही डायरेक्शन में जा सकता है। तो हमारी पेनिट्रेशन है, और एक जो बड़ा इसमें अपसाइड है जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है, काफ़ी साल भर से एक्सपेक्ट कर रहा है और काफ़ी टायर्ड भी है, वो एक जीएसटी कमिटी में जो इसका इंश्योरेंस कंपनीज का थोड़ा जीएसटी रेट कम होगा 18% से 5% का छोटी पॉलिसीज पे। तो आई थिंक इसमें काफ़ी ट्रिगर्स हैं और वैल्यूएशंस भी साइडवेज मूवमेंट की तरफ से काफ़ी एडजस्ट हुए हैं डाउनवर्ड। जो एम्बेडेड वैल्यू का मल्टीपल लेते थे हम, मार्केट कैप टू एम्बेडेड वैल्यू, वो 5 साल पहले 6-7 टाइम का होता था, जो अब 2 टाइम और उससे भी कम हो गया है। तो आई थिंक एक बहुत स्वीट स्पॉट में है हमारी लार्ज कैप इंश्योरेंस कंपनीज प्राइवेट सेक्टर में, जो अब 2 टाइम के, जो इसमें मल्टीपल एक्सपेंशन और अर्निंग्स ग्रोथ दोनों आ सकते हैं और एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो स्वीट स्पॉट में है हमारे इंश्योरेंस स्टॉक्स अभी फिलहाल। लेकिन अभय जी, पीएसयू स्टॉक्स की बात करूँ, स्पेशली अगर मैं सेग्रीगेट करूँ तो डिफेंस स्टॉक्स पर आपकी राय जानना चाहूँगी। हालांकि आज थोड़ी मुनाफा वसूली, लेकिन पिछले कुछ दिनों में हमने इस पर भी रैली देखी और लगातार इसने अपने इन्वेस्टर्स को खुश ही किया है। इस स्पेस पर आपकी राय? आई थिंक ये जो स्पेस है डिफेंस का, मैं बहुत बुलिश हूँ इसमें, क्योंकि एक तो बहुत ही इसमें हाई एंट्री बैरियर है, ये इसमें हर एक कंपनी इजीली आ नहीं सकती है। और ये जो हमारे डिफेंस पीएसयूज हैं, ये इतनी पुराने कंपनीज हैं, इतनी इनकी टेक्निकल कैपेबिलिटीज है और इंफ्रास्ट्रक्चर है जो इन्होंने बनाया हुआ है। और स्पेशली ऐसे टाइम में जहाँ पे पूरे दुनिया में जियोपॉलिटिकल रिस्क हैं हर तरह के, तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा स्पेस है कि जिसमें आपको सिर्फ फायदा ही मिलेगा एज एन इन्वेस्टर। थोड़ी पेशेंस रखनी पड़ेगी, क्योंकि क्या है, ये लोग भी अभी स्केल कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग एट स्केल इन्होंने नहीं देखा है, और उसको सीखना, टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, छोटे मात्रा में बनाया, वो ठीक है, पर आप सडनली आप इंपोर्ट्स को रिप्लेस करना चाहते हैं बड़ी कंपनीज का, तो मैन्युफैक्चरिंग एट स्केल जिसको हम कहते हैं, वो अब ये कंपनी सीख रही है, पर ये कर लेंगे अगले 2-3 साल में। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में मैं कहूंगा सबसे बड़ी थीम जो रहेगी डिफेंस पे फोकस सरकार का, इसका पूरा फायदा मिलेगा। इन्वेस्टर्स को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा इन कंपनीज में। आपको एक पोर्टफोलियो बना के रखना पड़ेगा 4-5 डिफेंस पीएसयू स्टॉक्स का, या थ्रू एन ईटीएफ आप ले सकते हैं, पर डेफिनेटली एक बहुत पॉजिटिव थीम है ये अगले 5 साल की। चलिए अभय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी सेक्टर्स पे अपने और अपने पोर्टफोलियो को लेकर अपने बात की आपने। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।